हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आरटीओ के जो मेन एग्जाम में पेपर आते हैं उनकी। तो आज अपन बात कर रहे हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2022 के पेपर की। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होते हैं क्वेश्चंस और किस तरीके से आपको एग्जाम में करने चाहिए। तो पहले पूरे पेपर का ओवरव्यू देख लेते हैं। जो पार्ट ए है उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 शब्द जो होते हैं उसके अंदर आपको वो आंसर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो दे रखा है स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी अपन आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सिमिलरली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो पेपर है उसके अंदर स्लिप से क्वेश्चन आया है। तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर से जो क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय स्लिप इन अ बेल्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंप से है, पंप्स रिक्वायर्स प्राइमिंग, व्हाट इज द नीड फॉर द प्राइमिंग, क्यों जरूरत है प्राइमिंग की। फिर आपका ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग से क्वेश्चन है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिजाइनिंग एंड अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स बनाने में क्या क्या डिजाइनिंग की जरूरत होती है, कौन कौन सी स्टेप्स होती है। सीओपी और एफिशिएंसी का आप बता दीजिए डिफरेंस दोनों के बीच में, जो कि आपका रेफ्रिजरेशन यानी आरएसी से क्वेश्चन आया है। राइट टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, लिस्ट द 4 important properties of the molding sand, give the example of any two alloy and their application, यानी मेटलर्जी से क्वेश्चन है। तो उसने बताया है इसके अंदर आपको बताना है कौन सा कोई 2 अलॉय के नाम बता दीजिए और उनकी एप्लीकेशंस बता दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मेंशन द डिफरेंट फील्ड ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले अपन पार्ट ए देखेंगे, पार्ट बी को बाद में करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे पार्ट ए ले लिया। यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो सभी को पता है कि एवरीवन नोज कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और यहाँ पे जो लिख रखा है सिंपल तरीके से कि उसको ओनली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो जो मैथमेटिकली फॉर्मूला है आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे एग्जाम के अंदर, चल जाएगा काम। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। साथ के साथ आपको जो पता है जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, डेल यू इज इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख देंगे। यहाँ पे बताया है कि वेयर जो यू है, डेल यू है, वो आपकी इंटरनल एनर्जी है जो कि चेंज है यानी डेल्टा का साइन है, और जो आपकी क्यू है वो आपकी हीट है, और डब्ल्यू है आपका वर्क है। इन दोनों के बीच का जो सब्ट्रैक्शन है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। फिर उसने पूछा कि व्हाट डू मीन बाय द स्लीप इन अ बेल्ट। तो स्लीप आपकी जब ये कर्स होती है कि जब आपके दोनों जो पुली और बेल्ट होती है उसके बीच में इनसफिशियंट फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? इनसफिशियंट फ्रिक्शन। अगर आप देखेंगे, जैसे आप एक ओपन बेल्ट ड्राइव का डायग्राम बना लीजिए, तो इसके अंदर जो आपकी जो ड्राइवर पुली है और जो आपकी बेल्ट है, इसके बीच में जो यहाँ पे फ्रिक्शन लगा हुआ है, अगर वो फ्रिक्शन कम हो जाता है तो ये स्लिप की प्रॉब्लम अकर हो जाती है। तो यहाँ पे इसने बता भी रखा है कि स्लिप इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली सरफेस ड्यू टू द इनसफिशिएंट फ्रिक्शन, यानी इन दोनों के बीच में जो इनसफिशिएंट फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से आपका ये स्लिप अकर होता है। इसकी वजह से क्या होता है? कॉजिंग द पुली टू रोटेट स्लोअर देन द बेल्ट, यानी कि पुली तेज घूम जाती है और बेल्ट उससे स्लो घूमती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। विच पम्प्स रिक्वायर्स प्राइमिंग। तो जनरली सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स रिक्वायर करती है प्राइमिंग के बारे में। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि इसके अंदर कैविटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि जो वेपर होता है या वैक्यूम होता है उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसने बताया है कि इट रिमूव्स एयर गैस फ्रॉम द केसिंग एंड सक्शन पाइप टू इंश्योर द इम्पेलर कैन क्रिएट द वैक्यूम नीड टू लिफ्ट वाटर, यानी कि जो सक्शन पाइप के अंदर पानी फंसा रहता है उसको बाहर लाने के लिए, यानी कि डिलीवरी पाइप से बाहर निकालने के लिए वी जस्ट यूज प्राइमिंग। और इसके अंदर जो जनरली होता है कि अपन क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो डिलीवरी पाइप होती है वहाँ से एक वाटर को अपन पोर करते हैं, जिससे क्या होता है आपका एम्पेलर उसके अंदर सबमर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी क्या होती है जो एयर और पॉकेट्स होती है वो निकल जाती है। तो आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। सो ये वेल्डिंग वाले पार्ट में ही है, वेल्डिंग ब्रेजिंग सोल्डरिंग वाले पार्ट से आता है ये क्वेश्चन। तो सिंपल है, जब अपन टेम्परेचर के बेसिस पे कंसिडर करते हैं तो आपका जो ब्रेजिंग होता है वो एवं 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन कंसिडर करते हैं, और जो आपका सोल्डरिंग होता है वो आपका बिलो टेम्परेचर रहता है 450 के अंदर। यानी कि जितनी ज़्यादा टेम्परेचर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उतना ही आपका जो बॉन्ड है वो बढ़ता जाएगा। तो ब्रेजिंग आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जो यानी जो स्ट्रॉन्गर ज्वाइंट होता है एज कम्पेयर टू द सोल्डरिंग। तो सिंपल है, आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपका जो टेम्परेचर है वो एबव 450 होता है और यहाँ पे बिलो 450 रहता है।
उसने बोला कि कौन-कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं डिज़ाइनिंग के अंदर। तो जनरली ये आपका फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल से ही है। तो जो स्टेप जनरली होती है उसके अंदर सबसे पहले आपकी जो जनरली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए, ज़रूरत कि क्या है, डेफिनेशंस ऑफ प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए, अपन किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। सिंथेसाइज़ करना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अपन किस तरीके से करेंगे। फिर एनालाइज़ करना पड़ेगा, फिर ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा और फाइनली आपको प्रेज़ेंट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन या फिर मॉडल की फॉर्म में। तो ये कुछ स्टेप्स होती हैं आपकी किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन के लिए। फिर नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीओपी एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो आपको बताइए कि जो सीओपी होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसके अंदर एक तो आपका रेफ्रिजरेटर के लिए बात करें तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है ऊपर, और नीचे आपका वर्क डन होता है जो आपके सिस्टम के ऊपर किया गया है, यानी कि वर्क डन किया है उसके ऊपर। सीओपी ऑलवेज आपका ग्रेटर देन 1 होता है। बट अगर अपन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी के केस में आपका आउटपुट ओवर इनपुट होता है। तो आउटपुट ओवर इनपुट की बात करें जिसके अंदर आपके क्या है कि अगर मुझे पता है कि जो मेरा आउटपुट है वो मेरे को पता पड़ेगा कितना है, और वर्क डन जो मैंने उसके सिस्टम के ऊपर किया है वो होगा। तो सेम टाइम पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं एक हीट इंजन का डायग्राम बनाऊँ, तो अगर यहाँ से मेरे Q1 सप्लाई किसी एक इंजन को दी जा रही है तो उस केस के अंदर आपका Q2 होता है और यहाँ से मुझे वर्क डन मिल जाता है। तो वर्क डन हो गया मेरे यहाँ पे आउटपुट, यानी कि Q1 माइनस के Q2, और यहाँ पे जो हीट सप्लाइड है वो हो जाएगी मेरी Q1। तो ये मेरी एफिशिएंसी हो जाएगी। एफिशिएंसी लेस देन 1 रहती है आपकी, और सेम टाइम पे सीओपी आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाती है। तो यहाँ पे लिख रखा है एफिशिएंसी लेस देन 1 है और सीओपी आपकी ग्रेटर देन 1 रहती है। तो ये आप ये डायग्राम भी बना के आएंगे 2 नंबर में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टीम। मतलब स्टीम की 2 प्रॉपर्टीज बताइए। सबसे पहले हाई लेटेंट हीट होनी चाहिए और एक्सपांशन होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, हाई लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि उसकी जो कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब कि वो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने साथ हीट को ज़्यादा कैरी करे। कैरी मतलब अपने साथ लेके जाए, अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वन एंड से अनदर एंड पे वो लेके जाए उस हीट को, यानी कि उसकी जो लेटेंट हीट है वो ज़्यादा होनी चाहिए, अपने साथ हीट को साथ लेके जाए। साथ के साथ एक्सपांशन, इट एक्सपांड्स रैपिडली टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल वर्क। यानी कि उसके अंदर कन्वर्जन यानी एक्सपांशन होना जरूरी है कि यानी कि वो कन्वर्ट करे थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो सिंपल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8, लिस्ट दी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मोल्डिंग सैंड। तो जो मोल्डिंग सैंड आपने कास्टिंग के अंदर पढ़ी थी, तो उसके अंदर जो मोल्डिंग सैंड है उस कास्टिंग के अंदर उसकी जो मेन 4 प्रॉपर्टीज हैं आप बता दीजिए। सबसे पहले उसने बताया, आप लिख भी सकते हैं कोहेसिवनेस सबसे पहले, फिर अडेसिवनेस। कोहेसिवनेस क्या है कि जो उसकी सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको अपन कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। कोहेसिवनेस, उसके बीच में जो फोर्स का जो लगने वाला एक्शन है उसको अपन बोलते हैं कोहेसिवनेस, यानी कि इसको बोलते हैं होल्डिंग शेप। क्या बोलते हैं? होल्डिंग शेप। यानी कि जो आपकी मिट्टी है वो अपने शेप को एक जैसा रखेगी, उस केस के लिए अपन कोहेसिवनेस को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो नेक्स्ट इज द अडेसिवनेस। अडेसिवनेस क्या है कि जो आपका मोल्ड होगा, यानी कि मोल्ड, उसकी पेरी पेरी से जो सैंड के पार्टिकल स्टिक रहेंगे, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसको अडेसिवनेस बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकिंग टू फ्लास्क, यानी फ्लास्क से चिपके रहने की प्रॉपर्टीज को अपन उसकी अडेसिवनेस बोलेंगे। फिर नेक्स्ट इज द परमेबिलिटी है। परमेबिलिटी क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए पूरा ये फ्लास्क मिट्टी से भरा हुआ है तो एकदम टाइट मिट्टी होगी, तो इसके अंदर से जो गैस होंगी वो बाहर निकल सके, मतलब क्या कर सके, यहाँ से जो गैसेस होंगी वो बाहर हो सकती है। तो गैस एस्केप करने के लिए अपन यहाँ पे परमेबिलिटी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टरीनेस मतलब यानी कि अगर मैं इसको गरम इसके अंदर मान लीजिए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का कुछ मेटल इसके अंदर पोर करूँ तो ये नहीं हो कि एकदम से जल जाए, यानी हीट को रजिस्ट करे। क्या करेगा? हीट को रजिस्ट करे। अगर ये प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर तो आप इन प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। तो मैंने बता ही दिया आपको। नंबर 1 इज द कोहेसिवनेस आप लिख सकते हो, नंबर 2 इज द अडेसिवनेस लिख सकते हो, नंबर 3 इज द परमेबिलिटी लिख सकते हो, और नंबर 4 एंड लास्ट रिफ्रैक्टरीनेस लिख सकते हो। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं इसके अंदर। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। सो नेक्स्ट है गिव द एग्जांपल ऑफ एनी टू अलॉय एंड स्टेट देयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल है। 2 अलॉय तो अपन ले सकते हैं, ब्रास ले सकते हैं, ब्रॉन्ज ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे ना ले लिए ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील। तो ब्रास जो होता है उसके अंदर कॉपर एंड जिंक रहता है,
और ज़्यादातर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उसके लिए अपन यूज़ कर लेते हैं। स्टेनलेस स्टील आप सभी को पता है कि आयरन और उसके अंदर क्रोमियम होता है। आयरन क्रोमियम होता है, अपन इसके अंदर क्या करते हैं, जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको बना। क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मेंशन द डिफरेंट फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब कौन कौन सी फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम होता है। नंबर 1 जो थर्मोडायनेमिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, रोबोटिक्स है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है या मेगाट्रॉनिक्स है, इन सभी जगह पे आपका मैकेनिकल से रिलेटेड काम होता है। तो ये आपके 2 नंबर के जो 10 क्वेश्चन थे वो आपके हो चुके हैं, यानी टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अगर आप इतना लिख के आते हैं, जो मैंने बताया डायग्राम जहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे जो जो चीज़ जरूरी है, अगर आप इतना लिख के आते हैं तो इट इज सफिशिएंट, यानी गुड इनफ फॉर द एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पार्ट बी की। सो पार्ट बी के अंदर आपको क्या करना होता है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, यानी कि 7 क्वेश्चन दिए होते हैं आपको, और उन 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, अपन बात कर लेते हैं जनरली किस किस तरीके से दे रखे हैं। इसने बोला कि गिव द टाइप ऑफ द वेल्डिंग एंड एक्सप्लेन वन टाइप ऑफ द वेल्डिंग, उसका डायग्राम भी बताइए। कंपेयर द वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन, हाउ स्टीम प्रोड्यूस इन अ फायर ट्यूब बॉयलर और एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम, डिस्कस एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट दी शॉर्ट नोट्स रोलिंग और एक्सट्रूजन के ऊपर, एक्सप्लेन वन टाइप ऑफ द बॉयलर विथ नीट स्केच। यानी आपने देखा यहाँ पे 2 जगह पे बॉयलर का क्वेश्चन आ गया, मतलब ऊपर भी पूछ लिया क्वेश्चन, नीचे भी पूछ लिया। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्रॉस वेल्ड ड्राइव, तो देख लेते हैं। सो पार्ट बी की बात कर रहे हैं अपन, तो पहला क्वेश्चन वही है कि गिव द टाइप ऑफ द बेल्डिंग एंड एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ द बेल्डिंग विथ नीट स्केच डायग्राम। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ द बेल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारी बेल्डिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने कि वेल्डिंग प्रोसेस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू द आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। आपके सिलेबस में इतनी सारी वेल्डिंग नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ ज़्यादातर जो वेल्डिंग है, अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो गैस वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है और थर्मिट वेल्डिंग है। तो ये आपके सिलेबस के अंदर है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि MIG लिख रहे हैं आप, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गया, TIG टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गया, बारे में आप लिख रहे हो, तो इतना आपको लिखना नहीं है। गैस वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन हो गया, स्पॉट या सीम वेल्डिंग या फिर प्रोजेक्शन टाइप वेल्डिंग हो गया, सॉलिड स्टेट में आपकी फ्रिक्शन या फोर्स वेल्डिंग हो गया। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन पूछा है तो आप लिख सकते हैं। अगर जनरली कोई पढ़ रहा नहीं है और यही देख रहा है वीडियो, तो आप ये 4 टॉपिक चार जो लिख रखा है इनको आप लिख देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के अंदर, तो अभी वो कंसिडर कर लिया जाएगा। अब उसने इसके बाद पूछा है कि एनी वन टाइप ऑफ वेल्डिंग आपको बतानी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आर्क वेल्डिंग को ले लिया है। किसको ले लिया है? आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, जनरली आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे शील्डेड मेटल आर्क गैस वेल्डिंग है, यहाँ पे शील्डेड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, जब भी अपन आर्क वेल्डिंग की बात करते हो अपने पास एक सेटअप होता है। क्या होता है आपके पास? एक सेटअप होता है। तो सेटअप के केस में क्या है कि मेरे पास एक वेल्डिंग मशीन होती है जिसमें आपको 2 टर्मिनल रहते हैं, एक जैसे नेगेटिव है तो मैंने इसको क्लैम्प कर रखा है आपके, जहाँ पे मुझे वेल्डिंग करनी है, जो कि मेरा बेस मेटल है। क्या है? मेरा बेस मेटल है। सिमिलरली जो दूसरा वाला जो नोड है उसका आप देखेंगे, उसको मैंने इलेक्ट्रो टॉर्च से, यानी कि जो आपकी वेल्डिंग टॉर्च है उससे उसको जोड़ रखा है। जो वेल्डिंग टॉर्च है उससे जोड़ रखा है। और साथ के साथ वेल्डिंग टॉर्च के अंदर अब क्या क्या लगा हुआ था कि वेल्डिंग रॉड लगी हुई है, इलेक्ट्रोड होल्डर है, प्रोटेक्टिव ग्लव्स है जो उसने पहन रखे हैं उसके अंदर, जो उसने लगा रखा है जिससे कि उसके ऊपर स्पार्क नहीं जाए। इसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं बेस मेटल है मेरे पास। बेस मेटल के ऊपर जो मेरी बेल्ट का जो मेटल है, जो मैंने यहाँ से जो आ रहा है इस जगह से, जो आपका मोल्टन मेटल जो इस जगह पे आ रहा है वो यहाँ पे इसके ऊपर जा रहा है। साथ के साथ जो स्लैग देख रहे हैं, जो आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर एक लेयर लगी रहती है, उसकी वजह से स्लैग आ गई है। साथ के साथ यहाँ से क्या है कि गैस शील्ड बन रही है, जो कि आपकी जो इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है उनके अंदर जो गैसेस अपन यूज़ करते हैं वो यहाँ पे गैस को अपन यूज़ कर रहे थे। एक डायग्राम हो गया। अब इस तरीके का डायग्राम एग्जाम में बना सकते हैं सिंपल तरीके से। इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है अपन ऊपर देख लेते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। तो आर्क वेल्डिंग की बात करेंगे यहाँ पे। तो जो आर्क वेल्डिंग है, इन आर्क वेल्डिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस, यानी कि जो आर्क जनरेट होती है वो किसके बीच में जनरेट होती है? आपकी जो आपका वर्क पीस है और साथ के साथ इलेक्ट्रोड है उसके बीच में जनरेट होती है। जो इसका टेम्परेचर है अप्रोक्स आर्क का, वो 3600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है जब हम उसको ज्वाइन करते हैं। As the molten metal cools, it solidify
टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटलर्जिकल बॉन्ड। जब ये आपका धीरे धीरे आपका स्लोली ठंडा होता है तो उस केस के अंदर एक बॉन्ड बना लेता है जिसको अपन बोलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। और जो उसकी बेस मेटल और जो आपकी फिलर मेटल यानी कि फॉरेन मेटल है जो अपन के जो रॉड के अंदर लगा हुआ है वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। A flux coating on the electrode often to provide a shield gas to protect the belt from the atmospheric। जो आपका उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर एक सरफेस लगी रहती है आपकी फिलर मेटल के साथ साथ एक फ्लक्स की, यानी बोरेक्स पाउडर लगा रहता है उसके ऊपर, या और भी कुछ चीज़ें लगी रहती है, यानी कि कुछ गिलास के थोड़े से पार्टिकल्स वगैरह भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब भी अपन वेल्डिंग करते हैं तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, सराउंडिंग में गैस का इस तरीके से कुछ एक बादल टाइप का फॉग जैसा बना देते हैं, जिससे क्या होता है सराउंडिंग के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इससे क्या होते हैं दूर हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो जॉइंट बन रहा है उस पार्टिकल वहाँ पे उससे टच नहीं होते, जिसकी वजह से आपका एक तो जो बेल्ट जॉइंट है वो आपका क्या क्लीन बनता है, एक तरीके से प्रॉपर क्लीन रहता है और साथ के साथ स्ट्रॉन्ग भी रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसेस की बात करेंगे। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीटेड बिटवीन अ पावर सोर्स, यानी कि जो आपके पास ट्रांसफार्मर है उसके बीच में इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है। एन इलेक्ट्रोड एंड दी वर्क पीस व्हेन द इलेक्ट्रोड इज टच टू द मेटल एंड स्लाइटली विड्रॉल, यानी कि अपन उसको क्या करते हैं हल्का सा टच करते हैं और थोड़ा सा उसको डिफरेंस यानी स्टैंड डिस्टेंस बोलते हैं, स्टैंड बाई डिस्टेंस उसको थोड़ा सा उसको टच करके थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हैं उसके ऊपर। और जैसे ही वो डिस्टेंस का गैप मेंटेन रहता है तो आपकी स्पार्क जनरेटेड हो जाती है, या फिर उसको बोलते हैं एक आर्क जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है? आर्क। इसी की वजह से इसका नाम आर्क वेल्डिंग पड़ता है। रिजल्ट में क्या होता है कि दिस आर्क इज जनरेटेड हीट अपवर्ड ऑफ 3500 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग बोथ द बेस मेटल एंड द इलेक्ट्रोड, यानी कि जो ये टेम्परेचर जनरेट होता है ये क्या करता है, जो बेस मेटल है उसको भी आपका क्या करता है मेल्ट करना शुरू कर देता है, और जो इलेक्ट्रोड है उसको भी आपका क्या कर देता है मेल्ट करना शुरू कर देता है। द इलेक्ट्रोड प्रोवाइड फिलर मटेरियल दैट फिल द गैप बिटवीन द टू पीसेस। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है, द कंपेयर द वर्क पीस ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन, यानी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के डिफरेंस बताइए दोनों के बीच में क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ फीचर्स के साथ साथ इसको लिख रखा है, आपको फीचर्स के साथ ही एक्सप्लेन करना है और डायग्राम भी बनाना है इसके अंदर जब भी आप क्वेश्चंस की बात करते हो। सबसे पहले अपन ने साइकिल के बेसिस पे बताया है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं एक तो 2 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं और फिर दूसरा अपन बात कर रहे हैं 4 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। तो 2 स्ट्रोक के केस में क्या होता है कि जो क्रैंक का रोटेशन होता है वो सिर्फ एक रोटेशन होता है, यानी कि 360 डिग्री रोटेट करता है। साथ के साथ जो पिस्टन का मूवमेंट होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 टाइम्स। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये पिस्टन मेरा TDC यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाता है। तो इसने बता दिया यहाँ पे क्रैंक का रोटेशन 1 होता है और यहाँ पे 2 हो जाता है। फिर पावर स्ट्रोक की बात करें तो इसके अंदर 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी रिवोल्यूशन, यानी कि एक बार घूमेगा तो एक पावर स्ट्रोक बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि 1 पावर स्ट्रोक यानी कि एक पावर स्ट्रोक होगा जब ये 2 बार रोटेट करेगा, यानी कि 720 डिग्री घूमने पे एक पावर स्ट्रोक ही आएगा। और यहाँ पे क्या है कि हर एक स्ट्रोक के अंदर आपका पावर स्ट्रोक आएगा। वॉल्स और पोर्ट की बात करेंगे तो वॉल्स एंड पोर्ट के साथ साथ यहाँ पे क्या आपके पोर्ट्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? पोर्ट्स। और पोर्ट्स आपके 3 पोर्ट होते हैं। कौन कौन से? इनलेट होता है, एग्जॉस्ट होता है और ट्रांसफर्स होता है। यहाँ पे आपकी वॉल्स की बात करेंगे तो वॉल्स होते हैं इसके अंदर 2 ही होते हैं। कौन कौन से? इनलेट और एग्जॉस्ट होते हैं। लुब्रिकेशन की बात करें तो अपन को जो फ्यूल होता है उसके अंदर ही अपन को डायरेक्ट ऑयल को मिक्स करना पड़ता है और सेपरेट आपको एक थोड़ा सा ऑयल टैंक भी प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे क्या है कि वो फ्यूल के साथ मिक्स होता हुआ अंदर जाए। बट यहाँ पे क्या होता है कि सेपरेट लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। सम्प आपका एक नीचे यूज करते हैं अपन, जैसे कि आपका जो इंजन का बेस होता है उसके नीचे आपका एक बकेट होती है, उसके अंदर अपन ऑयल को फिल करते हैं जिसको अपन सम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्प। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी के केस में इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो लो होती है, यानी कि 2 स्ट्रोक की एफिशिएंसी कम होती है, जबकि आपकी 4 स्ट्रोक के अंदर एफिशिएंसी हाई होती है। कंस्ट्रक्शन इसका सिंपलर होता है, लाइटर होता है, चीपर होता है, यानी सस्ता होता है, हल्का होता है और सिंपल होता है। इसका जो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है, हैवियर है और मोर एक्सपेंसिव होता है। तो इस केस के अंदर आप देखेंगे इसलिए जो आपकी 4 स्ट्रोक की गाड़ियाँ आती हैं यानी कि बाइक वगैरह आती है वो महंगी आती है। 2 स्ट्रोक तो बंद हो चुका है, मार्केट में है नहीं है। यहाँ पे आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, इसके नीचे एक डायग्राम करके डालेंगे, इसके अंदर आप डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे 4 स्ट्रोक का डायग्राम बना दीजिएगा, यहाँ पे 2 स्ट्रोक का डायग्राम बना दीजिएगा। 4 मार्क्स के लिए इतना सफिशियंट है।
सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ इज स्टीम प्रोड्यूस इन द फायर ट्यूब बॉयलर, मतलब फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर कैसे स्टीम प्रोड्यूस होती है, और एक्सप्लेन विद अ नीट इस फिगर, यानी कि कोई कोई आपको एक्सप्लेन करना है। तो देख लेंगे यहाँ पे कैसे होता है। सिंपल तरीका है कि जो फायर ट्यूब बॉयलर्स है उसके अंदर क्या होता है कि जो ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर से जो फ्लू गैसेस होती है, यानी कि फायर जो होती है वो आपके ट्यूब्स के अंदर से फ्लो करती है, और वाटर क्या होता है उसके सराउंडिंग में होता है। क्या होता है आपका वाटर उसके सराउंडिंग में होता है, वाटर उसके सराउंडिंग में इस तरीके से रहता है, और ट्यूब्स के अंदर से आपकी फायर जा रही होती है। क्या जा रही होती है? फायर। तो इसलिए इनको अपन फायर ट्यूब बॉयलर्स बोलते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर की कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू दी आपके वाटर ट्यूब बॉयलर के केसेस के लिए, यहाँ पे इसकी कैपेसिटी कम होती है। तो यहाँ पे अपन नोटिस करेंगे कि जो फायर ट्यूब बॉयलर है आगे, फायर ट्यूब बॉयलर्स हॉट फ्लू गैसेस passes through a series of tubes that submerge in water inside a large outer cell, यानी कि आउटर सेल होता है उसके अंदर जो आपकी सरफेसेस होती हैं वो आपकी सराउंडिंग में रहती है, और सराउंडिंग के साथ साथ जो सराउंडिंग के जो साइड में जो आपकी अंदर पाइप होती है उसके अंदर से आपकी फ्लू गैसेस जाती है। सो आगे अपन देख लेते हैं इसके अंदर और भी चीज़ें देखिए, हीट ट्रांसफर है, कन्वेक्शन है, फेस चेंज है, किस तरीके से होता है। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट गैसेस इनसाइड द ट्यूब, और जो सराउंडिंग में वाटर होता है उसके अंदर आपकी हीट ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि आपके ये गरम गरम ट्यूब्स हैं तो यहाँ पे जो सराउंडिंग में वाटर है वो आपका एक तरीके से उसमें वाटर को हीट मिलेगी तो वो गर्म हो जाएगा। कन्वेक्शन यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस करेंगे, एज द वाटर हीट्स अप इट्स डेंसिटी डिक्रीज कॉजिंग इट्स टू राइज एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द कूलर वाटर। यानी कन्वेक्शन का मतलब यहाँ पे कि जो वाटर है वो गर्म होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। सभी को पता है कि जैसे जैसे अपन उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाएगी। तो वो जो कूलर स्पेस है उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको रिप्लेस कर देंगे, हॉटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो हॉटर है वो आपका नीचे आता जाएगा, और जो हॉटर है वो ऊपर जाता जाएगा, और जो कूलर है वो नीचे आता जाएगा। फेज चेंज, वाटर रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स कन्वर्ट्स इनटू द स्टीम, यानी कि जैसे ही वो अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा एक तरीके से स्टीम में, विच कलेक्ट्स इन द स्टीम स्पेस एट द टॉप ऑफ द शेल। यानी कि जैसे जैसे स्टीम बनेगी वो आपका जो, जैसे मान लीजिए कॉकरन बॉयलर का डायग्राम है तो उसकी शेप इस तरीके से होती है, तो ऊपर की तरफ आपकी यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन 3, फायर ट्यूब बॉयलर आप कॉकरन बॉयलर बना सकते हैं सिंपल तरीके से, बहुत इजी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, एक सिलेंड्रिकल सेल रहता है, एक हेमिस्फेरिकल क्राउन रहता है, कंटेन कंबशन चैम्बर रहता है, सेवरल हॉरिजॉन्टल पाइप रहती है, वो सिंपल है, आप बना सकते हैं। ऑपरेशन हीट फ्रॉम द फर्नेस ट्रेवल थ्रू द फायर ट्यूब्स, यानी कि आपकी जो हीट है वो फर्नेस से आती है और फायर ट्यूब के अंदर चली जाती है। दीज ट्यूब आर सराउंडेड बाई वाटर, यानी कि जो ट्यूब्स होती हैं वो वाटर के सराउंडेड रहती हैं। द हीट इज ट्रांसफर थ्रू द ट्यूब वॉल बॉइलिंग द वाटर एंड आपका जो एक तरीके से क्रिएटिंग द स्टीम, यानी स्टीम को कन्वर्ट कर देती है। सुटेबिलिटी, दीज आर जनरली यूज फॉर द लो प्रेशर एप्लीकेशन वेयर द स्पेसिस कम होता है, कंस्ट्रेंट रहता है। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं प्रॉपर देख के, सिंपल डायग्राम होता है, ज़्यादा कोई डायग्राम टिपिकल नहीं है। नीचे फर्नेस इस तरीके से रहती है, साइड से सराउंडिंग रहती है, कुछ बीच में से पाइप जा रही होती है, एक चिमनी लगी रहती है, माउंटिंग्स रहती है, सिंपल तरीके से डायग्राम है तो आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं। इसने बोला है कि डिस्कस एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द इंजरिंग मटेरियल, यानी इंजरिंग मटेरियल के लिए आपको 5 प्रॉपर्टीज बतानी है। तो सिंपल 5 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कौन कौन सी 5 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सबसे पहले अपने डक्टिलिटी ले ली, मेलेबिलिटी ले ली, हार्डनेस, टफनेस और इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी भी ले सकते हैं, क्रीप भी ले सकते हैं, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी की बात करते हैं। अगर आप मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो अपने रिटर्न आ जाता है शेप के अंदर, साइज के अंदर, जब अपन अपना लोड हटाते हैं उस केस के अंदर, तो उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि अगर अपन ने लोड लगा दिया है और फिर अपन ने लोड हटा भी दिया तो वो अपनी शेप में वापस नहीं आता, तो प्लास्टिसिटी कहलाता है। डक्टिलिटी क्या होता है कि अगर अपन किसी भी मटेरियल को वायर की फॉर्म में बना रहे हैं तो उसको अपन डक्टिलिटी बोलते हैं। मेलेबिलिटी क्या है, अगर अपन उसको किसी शीट की फॉर्म में बना रहे हैं तो उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। हार्डनेस क्या होता है, जो स्क्रैचेस और इंडेंटेशन होता है उसको रजिस्ट करता है तो उसको अपन बोलते हैं हार्डनेस। जैसे आपके मोबाइल के ऊपर एक टेम्पर्ड लगा रहता है, स्क्रीन गार्ड बोलते हैं, तो वो एक हार्डनेस मटेरियल, हार्ड मटेरियल का बना रहता है जिससे आपकी स्क्रैचेस रजिस्ट होती हैं। टफनेस क्या होता है कि जब भी आपका एब्जॉर्ब एनर्जी या इम्पैक्ट एनर्जी होती है और उससे परमानेंट प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो वो जितनी एनर्जी आपके इम्पैक्ट से एब्जॉर्ब की जाती है किसी भी बॉडी के अंदर उसको अपन टफनेस बोलते हैं। तो ये आपकी 5
प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे। उसने रोलिंग और एक्सट्रूजन बोला है, यहाँ पे बहुत कम लिखा हुआ है पर इतना कम नहीं लिखना है, मैंने जस्ट फॉर द आइडिया के लिए लिख दिया है। आप देख रहे हैं कि 3 घंटे का पेपर होता है, पूरा बोल के 5 घंटे हो जाएंगे तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस तरीके से अपन नहीं कर सकते। सो रोलिंग एंड एक्सट्रूजन, रोलिंग आपकी डिफरेंट टाइप की होती है, तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से 2 रोलर्स होते हैं, उसके अंदर आपका कुछ इस तरीके से अपन मटेरियल को लगा देते हैं, और जो मटेरियल है आपका एक तरीके से यहाँ पे जो इसकी थिकनेस होती है, यहाँ पे उसकी थिकनेस कम हो जाती है, यानी कि टी इनिशियल और टी फाइनल आपकी क्या कम हो जाती है रोलर्स की वजह से। तो आपके 2 माइल रोलर्स रहते हैं, रिवर्सिंग नॉन रिवर्सिंग होता है, 3 माइल रोलर्स होते हैं, 4 माइल रोलर्स होते हैं, या मील रोलर्स होते हैं, क्लस्टर मील रोलर्स होते हैं। तो बहुत सारे डायग्राम है, आप उन सारे डायग्राम्स को भी बना के आएंगे कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से एक्सट्रूजन के अंदर आपके 2 तरीके के एक्सट्रूजन होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सट्रूजन होता है और एक इनडायरेक्ट यानी कि बैकवर्ड एक्सट्रूजन होता है। इसमें क्या एक चैम्बर होता है, आप सभी को पता ही होगा, एक रैम लगा रहता है, साथ के साथ यहाँ पे एक आपकी ओपनिंग रहती है, इसके अंदर आपका मटेरियल भरा रहता है, अपन इसको पुश करते हैं, यहाँ से आपका मटेरियल आउट हो जाता है, तो इसको डायरेक्ट एक्सट्रूजन बोलते हैं। अगर ये ओपनिंग आपकी यहाँ पे नहीं है, रैम के इस साइड में अंदर की तरफ दे रखी है, तो उसको बैकवर्ड एक्सट्रूजन भी बोल देते हैं। तो ये डायग्राम भी आपको बना के आना पड़ेगा। तो इन्होंने बता रखा है रोलिंग इज अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस वेयर द मेटल स्टॉक इज पास थ्रू अ 1 और मोर पेयर्स ऑफ रोल्स टू रिड्यूस द थिकनेस एंड मेक द थिकनेस यूनिफॉर्म, यानी कि जिस आपकी थिकनेस को कम करने के लिए और उसकी थिकनेस को यूनिफॉर्म करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। साथ के साथ इट इज यूज टू क्रिएट अ लॉन्ग स्ट्रिप प्लेट एंड स्ट्रक्चर शेप लाइक आई सेक्शन या टी सेक्शन, जैसे भी आपको सेक्शंस बनाने हैं उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। इट कैन बी डन हॉट यानी कि अगर आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उसको हॉट रोलिंग बोलते हैं, और रिक्रिस्टलाइजेशन से अगर टेम्परेचर उसका कम है तो उसको कोल्ड रोलिंग बोलते हैं। तो ये 2 तरीके से अपन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन इन्वॉल्व्स फोर्सिंग अ मेटल billet through a die of a desired cross section like squeezing toothpaste out of the tube, जिस तरीके से मैंने बताया भी आपको। दिस प्रोसेस इज आइडियल फॉर द क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स क्रॉस सेक्शन लाइक एल्यूमिनियम विंडो फ्रेम ट्यूब रॉड्स विथ हाई सरफेस फिनिश एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी। 2 तरीके का होता है, मैं बता चुका हूँ पहले से ही, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन और बैकवर्ड एक्सट्रूजन होता है। बी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ओपन एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव का, तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम इज वेरी सिंपल। तो वही मैंने फीचर्स के हिसाब से बता रखा है। सबसे पहले डायरेक्शन, बोथ पुली रोटेट करती है सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है। शाफ्ट का अलाइनमेंट पैरेलल रहता है, यहाँ पे भी पैरेलल होता है पर रिवर्स मोशन में आ जाता है, यानी कि अपोजिट मोशन रहता है। यहाँ पे जो कांटेक्ट एंगल रहता है, जो यानी कि जो आपकी बेल्ट है वो उसके जो पुली के कांटेक्ट में रहती है वो कम रहती है, यहाँ पे लार्ज कांटेक्ट एंगल हो जाता है। क्योंकि आपको बताइए डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है, अगर मैं देखूँ तो इस तरीके से एक डायग्राम रहता है और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो लेस वियर एज द बेल्ट डज नॉट रब अगेंस्ट इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पे क्या है कि बेल्ट का वियर एंड टियर कम रहता है और आपस में रगड़ने के चांसेस भी कम रहते हैं। पर यहाँ पे क्या हायर वियर रहता है एट द जंक्शंस वेयर द बेल्ट क्रॉस एंड रब्स रहती है। बेस्ट फॉर दी मॉडरेट डिस्टेंस, यानी कम डिस्टेंस के लिए ठीक है। बेस्ट फॉर दी हायर वेलोसिटी रेशियो, जबकि आपको जरूरत हो। तो ये डायग्राम भी बना के 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं, 4 नंबर में सफिशिएंट है। सो आगे आप देखेंगे ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया था, इसी के अंदर एक और बार क्वेश्चन पूछ लिया था, एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ बॉयलर विद द नीड स्केच। तो आप फायर ट्यूब बॉयलर बना ही सकते हैं जो आपने अभी ऊपर बनाया है, कॉकरन बॉयलर। अगर इस तरीके का पेपर आता है तो फायर ट्यूब बॉयलर आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको फायर ट्यूब नहीं बनाना है, अगर आपको वाटर ट्यूब बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बेबकॉक्स बिलकॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिंपल भी है डायग्राम में और आप उसको बना भी सकते हैं सिंपल तरीके से। और डायग्राम भी बहुत सिंपल है, 3 तरीके से। इस तरीके से आपको कुछ चैनल खड़े करने पड़ते हैं, उसके ऊपर आपको एक यहाँ पे एक टैंक आता है, इसके ऊपर एक बड़ा टैंक आ जाता है, यहाँ पे पाइप्स रहती हैं, यहाँ फर्नेस आ जाती है, यहाँ आपके मैनुअल्स रहते हैं, यहाँ इनकी माउंटिंग्स लगी रहती है, लेवल इंडिकेटर लगा रहता है। तो आप डायग्राम बना सकते हैं। इसी तरीके से आपका पार्ट बी खत्म हो जाता है, पार्ट सी आ जाते हैं अपन। तो पार्ट सी पे आ जाते हैं एक बार। जो पार्ट सी होता है उस पार्ट सी के अंदर अपन को 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से 3 करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिस्ट आउट द मेजर कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल के बारे में बताना है, एक्सप्लेन विद द डिफरेंट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस के बारे में बताना है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में बताना है, डिस्क्राइब फोर्जिंग प्रोसेस विथ नीट स्केच
विथ अ सुटेबल स्केच एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो ये 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन से 3 क्वेश्चंस। मैं पाँचों ही एक्सप्लेन करूंगा, आप 3 चूज कर लीजिएगा। तो अपन आ जाते हैं फटाफट से। सो पार्ट सी की बात कर रहे हैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल देयर फंक्शंस। तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे एक इंजन होता है जो कि हार्ट है उसके इंजन का, चेसी होती है जिसके ऊपर पूरी गाड़ी बनी रहती है, ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि गियर सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम रहता है जिससे ब्रेक लगते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम है जिससे गाड़ी चलती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिससे लाइट, ट्यूबलाइट वगैरह, फैन वगैरह, एसी वगैरह चलती है। तो उसने बता दिया कि द इंजन हार्ट ऑफ द व्हीकल रहता है और इसके अंदर आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्दर क्लासीफाई का मतलब क्या है? फर्दर क्लासिफिकेशन का कि इसके अंदर आप पूरा क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन के बारे में, पिस्टन रिंग, पिस्टन रॉड, उसके बारे में आप सारी गजन पिन, कैम शाफ्ट और भी सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं व्हीकल का, चेसिस का, या फिर एक आईसी इंजन का डायग्राम भी बना सकते हैं सिंपल तरीके से, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि जिससे नाम लिखे हुए हैं उसी तरीके से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट टाइप ऑफ द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम या पावर ट्रांसमिशन डिवाइस। तो पूरा चैप्टर ही आ जाता है इसके अंदर जो पावर ट्रांसमिशन वाला है। बेल्ट ड्राइव्स होती हैं, चेन ड्राइव्स होती, गियर ड्राइव्स होती हैं, रोप ड्राइव्स होती हैं, शाफ्ट एंड कपलिंग ड्राइव्स होती है। तो आपको बताइए कि बेल्ट ड्राइव्स में आपकी ओपन, क्रॉस, स्टेप्ड, ये 3 तरीके की आ जाती है। चेन ड्राइव्स आप लिख सकते हैं कि साइकिल्स के अंदर यूज़ करते हैं और इसके अंदर स्लिप नहीं होती, इसलिए इसको पॉजिटिव ड्राइव्स भी बोलते हैं। गियर ड्राइव्स मैं बता चुका हूँ पहले, इस पर गियर वाली ड्राइव्स होती है, सिंपल गियर ट्रेन बोलते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन होती है इस तरीके से। रोप ड्राइव्स आपको पता है स्टील वायर, और ये आप इसको यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात करेंगे। अपन यहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो वर्किंग के लिए अपन बात करेंगे, तो वर्किंग के लिए अपन को 4 कंपोनेंट की जरूरत होती है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और इवेपोरेटर। क्योंकि जो एयर कंडीशनिंग है वो 2 तरीके से होता है, आपका एक विंडो टाइप होता है और एक आपका स्प्लिट टाइप होता है। तो आपको दोनों के बारे में ही यहाँ पे लिखना है। जो पर्टिकुलर डायग्राम है, जैसे आपका डायग्राम बना हुआ है, इधर कंडेंसर होता है, इधर इवेपोरेटर रहता है, इधर आपका कंप्रेशर होता है और इधर आपका एक्सपेंशन डिवाइस रहता है। इस तरीके से आपको सीरीज डायग्राम बनाना है। बीच में एक फैन लगा रहता है विंडो एसी के लिए, तो वो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। स्प्लिट टाइप के लिए आपके बीच में एक दीवार होती है, यहाँ पे एक यूनिट लगी रहती है, इसको आउटडोर यूनिट बोलते हैं, इसको इंडोर यूनिट बोलते हैं। यहाँ पे इवेपोरेटर रहता है, एक्सपेंशन डिवाइस रहता है, आपका कंप्रेशर होता है और यहाँ पे साथ के साथ कंडेंसर होता है। तो इस तरीके से इनको सीरीज में यूज़ करते हुए पूरा डायग्राम बनाना है और क्या क्या यूज़ है। फिर इसके बाद जो एक साइकिल है, जो आपका डायग्राम रहता है टीएस वाला, वो आपको इसके अंदर बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर अपन को पता पड़ता है कि यहाँ पे लिक्विड वेपर का मिक्सचर कंप्रेशर के अंदर जाता है 1 to 2 प्रोसेस में, 2 to 3 आपका कंडेंसर रहता है, 3 to 4 एक्सपेंशन डिवाइस और 4 to 1 इवेपोरेटर। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर तरीके से ये करना पड़ेगा क्वेश्चन, तभी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्जिंग प्रोसेस और उसके डायग्राम बनाने हैं। फोर्जिंग में मतलब 2 तरीके से फोर्जिंग रहती है आपकी, एक ओपन डाई फोर्जिंग होती है, क्लोज डाई फोर्जिंग होती है, और यहाँ पे और भी लिख दिया है इसने, अपसेटिंग फोर्जिंग होती है, प्रेस फोर्जिंग होती है, हैंड फोर्जिंग होती है, बहुत सारी होती हैं फिर इस तरीके से। तो उन सभी के डायग्राम बनाने हैं आपको फोर्जिंग के, और उसका क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लास्ट इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप आपकी 2 तरीके की होती है, सिंगल एक्टिंग पंप होती है एक तो, और दूसरा आपका डबल एक्टिंग पंप होती है। तो सिंगल एक्टिंग पंप और डबल एक्टिंग पंप दोनों का आपको डायग्राम बनाना है। साथ के साथ उसके अंदर आपको सारे जो पार्ट है, कंस्ट्रक्शन है, उसका वर्किंग है, वो आपको इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा सिंपल तरीके से। और इसी के साथ आपका ये पेपर पूरा ख़त्म हो जाएगा। 3 घंटे का पेपर था ये, और आपको अच्छा भी लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।